हेलो दोस्तों, कहानी कही अनकही में आपका स्वागत है। मीरा वायु सेवन के लिए चली जा रही थी, लेकिन उसका सिर झुका था, आंखें अधखुली थीं और उसका ध्यान अपने आसपास की चीज़ों की ओर, पथ के दोनों ओर बिखरी हुई और आत्मनिवेदन करती हुई सी संस्कृत प्रकृति की ओर बिल्कुल नहीं था। मीरा की आयु 26 वर्ष की हो गई थी। इन 26 वर्षों में वयस्क हो जाने के बाद मीरा ने अपने कॉलेज के 4 वर्ष पूरे करके बीए की डिग्री प्राप्त कर ली थी और उसके बाद क्रमशः राजनीति में हिस्सा लिया था। जेल भी हो आई थी। सोसाइटी में, सभ्य समाज में भी मेलजोल बढ़ाया था और अपना स्थान बनाया था। बीमा की एजेंसी भी की थी। कहा जा सकता था कि उसने अपने समाज में सफलता प्राप्त की थी। पुरुषों पर प्रभाव डालने की उसमें कुछ विशेष शक्ति थी। उस शक्ति को प्रतिभा कहें तो अनुचित न होगा। मीरा के हमजोली सभ्यों की भाषा में कहा करते थे, शी हैज़ अ वे विद मैन। अब भी घूमते समय अपना ध्यान आसपास के सौंदर्य से खींचकर अपने ही भीतर समेटे मीरा इसी बात को सोच रही थी। जहाँ तक उसकी याद जाती थी, अपने पिछले 10-1 वर्षों में जब से उसने होश संभालकर आत्मनिर्णय का अधिकार पाया और विद्यार्थी समाज के स्वच्छंद वातावरण में पैर रखा, तब से उसे एक भी पुरुष ऐसा नहीं मिला था जो उसके संपर्क में आया हो और अप्रभावित रहा हो। पुरुष आते थे, कोई झुककर, कोई अकड़कर, कोई लोलुप भाव से, कोई कठोर उपेक्षा से, लेकिन फिर मानो उन पर कोई सम्मोहिनी सी छा जाती थी। मानो उनके पंख भीग जाते थे और फड़फड़ाना बंद हो जाता था, या यूँ कहें कि किसी फैंसी नस्ल के पालतू कुत्ते की तरह वे मीरा के पीछे पीछे दुम हिलाते हुए चल पड़ते थे। मीरा उनसे खेलती थी, उन्हें नचाती थी, उनसे काम लेती थी। कुत्तेपन के कारण वे सेवा करते थे, यद्यपि फैंसीपन के कारण वे मुंह लगे भी होते थे और मानो थोड़ी सी दुलार पुचकार के भूखे भी। मीरा इस बात को जानती थी और इसकी अनदेखी भी नहीं करती थी, लेकिन इतना होने पर भी मीरा ने पुरुषों से एक विशेष दूरी कायम की थी, एक अलगाव स्थापित रखा था। इतने पुरुषों के संपर्क में आकर, उनसे मिलजुल कर, उनसे मिक्स करके भी वह अछूती रह गई थी। अछूती ही नहीं, अस्पर्श भी। उसे इसका अभिमान भी था। स्त्री के लिए पुरुष समाज में आकर भी उससे बचे रहना एक बड़ी बात होती है, और फिर भारत के नव संस्कृत समाज में, जिसमें आचार के पुराने शास्त्र नष्ट हो गए हैं और नए स्टैंडर्ड बन नहीं पाए, स्त्री के लिए अपने शील की रक्षा करते हुए चलना तो बहुत ही बड़ी बात है। मीरा ने यही महान कार्य बड़ी सफलता से किया था और उसका अभिमान अनुचित नहीं था। इस समय टहलने के लिए घर से निकलकर पैदल घूमती हुई मीरा इसी बात पर विचार कर रही थी। मन ही मन एक एक करके उन लोगों को गिन रही थी जो उसकी अर्दली में आए थे, जो उसके जीवन की रंगशाला में अपना पार्ट अदा कर रहे थे। कोई नाच कर, कोई झल्ला कर, कोई हंस कर, कोई रोनी सूरत बनाकर, और जिन्हें एक एक करके उसके मंच पर से हटा दिया था। अवश्यमेव वह अपनी सफलता के लिए अपने को बधाई दे सकती थी। कीच में कमल की उपमा शायद एक अनुचित डींग हो, लेकिन वह अपनी तुलना उस मधुमक्खी से अवश्य कर सकती थी जो भांति भांति के फूलों का रस लेकर मधु संचय करती है, पर अपने पंख कभी उसमें नहीं लिपटाने देती। यही सब सोचती हुई मीरा टहलने चली जा रही थी, लेकिन वह प्रसन्न नहीं थी। वह अपने को बधाई देती जा रही थी, लेकिन उसका मन मुरझाया हुआ था। उसकी बधाई के शब्द मानो अर्थहीन थे। वह उन्हें दोहरा दोहरा कर भी उनसे ज़रा सा संतोष या आनंद नहीं खींच पाती थी। उसके पैर पथ पर क्रमानुसार पड़ते जा रहे थे। यही उसका टहलना था। मीरा का रास्ता पूर्णतया निर्विघ्न नहीं था। सांझ घिरती आ रही थी और अधिकांश सैर करने वाले, मुख्यतया बूढ़े, औरतें, बच्चे अपने अपने घर घोंसलों की ओर चल दिए थे। फिर भी जब तब उस सकरी सड़क पर कोई साइकिल पर सवार नवयुवक सैलानी आ निकलता और मीरा के पास से सर्राता हुआ चला जाता, तब मीरा को चौंक कर एक ओर हटना पड़ता। उस ढंग के सैलानी प्रायः बिना रोशनी के घर से निकलते हैं और फिर वक्त तंग पाकर खूब तेजी से घर की ओर साइकिल दौड़ाते हैं। घंटी बजाना या ब्रेक लगाना उनके लिए महापाप का गौरव प्राप्त कर लेना है, और जो जरा और मंचल होते हैं वे हैंडल को हाथ से छूना भी अनुचित समझते हैं। तब एक अवस्था ऐसी आती है कि सतयुग से हमारा युग बढ़ता जाता है। सतयुग में लोग परलोक की तलाश में फिरते थे और वह लभ्य नहीं होता था। अब परलोक ही मुँह बाय फिरता है और पैदल चलने वाले लोगों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। यह बात नहीं थी कि मीरा को इस ढंग के लोगों पर क्रोध आता हो। साहसिक वृत्ति उसमें पर्याप्त मात्रा में थी और खतरे का नशा वह खूब पहचानती थी, लेकिन उस समय उसे अकारण क्रोध आया हुआ था। वह भीतर ही भीतर कुढ़ रही थी। उसके मन में बार बार एक खुजली सी उठती थी कि किसी से कठोर व्यवहार करे, किसी से लड़े, बुरी तरह पेश आए, किसी को चोट पहुंचाए, किसी चीज़ को बिगाड़े। क्यों, किसे, कैसे, यह सब उसके आगे स्पष्ट नहीं था, पर उसका मन मनुष्य मात्र के प्रति एक तीखी अप्रीति से लबालब भर रहा था और छलका पड़ता था। सामने से जो लोग साइकिलों पर आते, मीरा घूर कर उन्हें देखती। जो कुरूप होता
वह उसके रोष से बच जाता, लेकिन औरों पर वह दृष्टि ऐसे पड़ती मानो उन्हें भस्म कर डालेगी। प्रत्येक ऐसे आगंतुक के साथ उसका रोष बढ़ता ही जाता। अंत में एक अवस्था ऐसी आई कि उसका इस सुलगते हुए अप्रीति भाव को दबाना असंभव हो गया और वह मानो कार में परिणत होकर फूट निकलना चाहने लगा। दूर ही से साइकिल की घंटी सुनकर मीरा कुछ चौंकी। फिर उसने पथ पर से एक छोटी सी टूटी हुई डाल उठा ली। सामने ही सड़क का मोड़ था, शायद इसीलिए आते हुए साइकिलिस्ट ने घंटी बजाई थी। धुंधलके में मीरा उसे तब तक न देख सकी जब तक कि वह बहुत ही पास न आ गया। तब एकदम से उसने वह छोटी सी डाल साइकिल के पहिए की ओर फेंक दी। साइकिल तीव्र गति से जा रही थी। डाल की लकड़ी पहिए की सलाइयों में अड़ गई। साइकिल लड़खड़ाई और एकदम से रुक गई। सवार उस पर से उछलकर 6-7 फुट दूर जाकर औंधे मुंह गिरा। एक बांह से उसने शायद अपना मुंह बचाया था, पर उसका सिर सड़क के किनारे के एक पेड़ से टकरा गया। साइकिल क्षण भर बिना सवार के ही खड़ी रही, फिर कुछ इंच आगे सरक कर एक और गिर गई। विद्युत गति से हो जाने वाली इस घटना की पहली प्रतिक्रिया मीरा के मन में एक तीव्र आनंद के रूप में प्रकट हुई। वह आनंद जो विजय के बाद होता है, जब बहुत दिनों की अनेक असफलताओं के बाद एक दिन एकाएक सफलता मिल जाती है। एक दूसरे ही क्षण उसने जाना वह उल्लास जीत का नहीं है, कुछ काम कर लेने का नहीं है। उल्लास का कारण यह है कि अब सामने कुछ काम करने को है। कैदी को जब मुक्ति मिलती है तब एक तरह का आनंद उसे होता है, पर इस समय मीरा को आनंद हो रहा था, जैसा कि बहुत दिनों से कालकोठरी में निकम्मे पड़े हुए कैदी को उस समय होता है जब उसे मशक्कत दी जाती है, फिर वह चाहे पत्थर कूटना या जगाई या कोलो ही क्यों ना हो। मीरा लपक कर उस आदमी के पास पहुंची। वह सड़क पर फैला हुआ पड़ा था। उसके शरीर में किसी तरह की गति नहीं थी। मीरा ने कलाई पकड़कर देखा, वह नफ्स भी नहीं पा सकी। उसने युवक का सिर उठाया, वह भारी जान पड़ा और एक और लुढ़क गया। तब मीरा एकाएक घोर चिंता से सिहर उठी। आंखें फाड़ फाड़ कर वह देखने लगी, कभी युवक की ओर, कभी साइकिल की ओर, कभी अपने उस हाथ की ओर जिसने वह डाल पहिए में अटकाई थी। बहुत शोर के बाद अगर एकाएक मौन हो जाए तो हमारे भीतर से ही मानो कोई चीख उठता है और नीरवता नहीं होने पाती। मीरा के भीतर भी कोई एकाएक पुकार उठा कि सड़क पर कोई नहीं है, आसपास कहीं कोई नहीं है। सैर का समय खत्म हो गया है और बरसों बाद अब मीरा की नई शिक्षा उसके काम आई। उसने बिना किसी प्रकार के संकोच या झिझक के उस बिल्कुल अजनबी नवयुवक को घुमाकर सीधा किया और ओह लॉर्ड कहते हुए बाहों में उठा लिया। बोझ बहुत काफ़ी था, लेकिन परिताप में दानवी शक्ति होती है। लगभग 1.5 फरलांग चलकर मीरा एक चौराहे पर पहुंची जहां एक बेंच पड़ी हुई थी। मीरा ने हुफ कहकर युवक को उस पर डाला, फिर कुछ पढ़कर एक तांगे वाले को पुकारा और उसकी मदद से युवक को तांगे में लाद कर कहा, चलो अस्पताल। कॉन्कशन ऑफ द ब्रेन, कॉन्कशन ऑफ द ब्रेन, ब्रेन, कॉन्कशन ऑफ द ब्रेन। अस्पताल के दुर्घटना वार्ड के बाहर के बरामदे में मीरा बैठी है। उसे वैसे ही बैठे हुए लगभग 1.25 घंटा हो गया है। बेंच पर वह बिल्कुल सीधी बैठी है। मुख पर ज़रा भी मलिनता नहीं है, किसी तरह की गति नहीं है। वह आंख भी नहीं झपकाती है, लेकिन इतने काल का वह निश्चल तनाव ही प्रकट करता है कि उसके भीतर कैसी अशांति भर रही है। मीरा मानो अपने नाड़ी स्पंदन के साथ ताल देती हुई गिनती जा रही है कि उस घटना को कितनी देर हो गई है, प्रति सेकंड कितनी और देर होती जा रही है। आखिर डॉक्टर ने आकर आश्वासन देते हुए कहा, अब कोई चिंता की बात नहीं है। क्या? डॉक्टर ने अपने स्वर में कुछ घनिष्ठता, कुछ वात्सल्य लाकर पूछा, आपके कोई संबंधी हैं क्या? मीरा ने जल्दी से कहा, नहीं, सड़क पर एक दुर्घटना हो गई, वहीं। डॉक्टर ने कुछ बदले हुए दैनिक व्यवहार के, यद्यपि अब भी दया भरे स्वर में कहा, कोई फिक्र नहीं, बच जाएगा। मीरा बेंच पर से उठकर एकदम चल दी। डॉक्टर की विनयपूर्ण प्रशंसा को स्वीकार करने या सुनने के लिए भी वह नहीं रुकी। आपकी सहृदयता। घर। मीरा लौटकर सीधी ऊपर अपने कमरे में चली गई और धड़ाके से द्वार बंद कर खिड़की के पास बैठ गई। खिड़की खुली थी। आधी दूर तक लगा हुआ रेशमी छीट का पर्दा हल्का हवा के झोंके से मदमाता सा झूम रहा था, कभी भीतर की ओर, कभी बाहर की ओर। दूर घने नीले स्वच्छ आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। मीरा को याद आया जब उसने घोर आकांक्षा से भरकर उस बेहोश युवक की बंद पलकों को खोलकर भीतर झाँका था, तब उसमें का स्वाभाविक आलोक बुझा हुआ सा था। आत्मा के वे द्वार बंद नहीं हुए थे, पर उनके आगे एक झीना पर्दा सा छाया हुआ था। उस फीके पड़े हुए चेहरे में वे जबरदस्ती खोली हुई आंखें ऐसी लगती थीं मानो, लेकिन वह नहीं चाहती उस युवक की बात सोचना। उसे क्या अब उस युवक से? वह उसे अस्पताल पहुंचा आई है, वह ठीक है, अब मर नहीं जाएगा। लेकिन उसका चेहरा मीरा की आंखों के आगे फिरने लगा। नहीं, मीरा ने अपने होंठ जरा से काट लिए। वह नहीं देखेगी वह चेहरा, वह पीड़ा से सिकुड़ा हुआ शरीर, वह नहीं देखेगी। लेकिन क्या नहीं देखेगी? यह दोहराते हुए तो वह बार बार उसे देखती ही जा रही है। उसने फिर ओठ काट लिया, मुट्ठियाँ घोंट लीं।
एक मुट्ठी में अभी तक वह फूल दबा हुआ था जो उसने टहलते समय राह के किनारे लगी क्यारी में से तोड़ लिया था। अब वह उसे मुट्ठी में ही लिए हुई थी। मीरा का शरीर ढीला पड़ गया, उसका देर का संचित तनाव मिटने लगा। वह स्थिर अनदेखती दृष्टि से उस फूल की ओर देखने लगी। मुरझाया हुआ, कुचला हुआ, गर्मी और पसीने और दबाव से अपनी सफ़ेदी खोकर काला पड़ा हुआ फूल। उसे अपनी डींग याद आ गई। पंख में पंकज तो नहीं, पर हाँ, वह मधुमक्खी अवश्य, जो अपने संचित किए हुए मधु में अपने पंख नहीं लिपटाती, फंसती नहीं, मुक्त ही रहती है, अछूती, अस्पर्श। अब उसने फिर अपने ओठ काट लिए। अब की बार कुछ भुलाने के लिए नहीं, इस बार केवल उस एक शब्द के उच्चारण को रोक देने के लिए जो उसकी सारी विदेशी शिक्षा और सभ्यता और संस्कृति का निचोड़ बनकर उसके ओठों तक आया था। डैम। तब एकाएक उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, शब्दहीन लेकिन बड़े बड़े गोल गोल आंसू।